इजराइल पर 1 अक्टूबर को ईरान ने मिसाइल हमला किया था। इस हमले के बाद अब ईरान को इजराइल पलटवार की चिंता है। ईरान ने ऐसे भी अब सीधे इजराइल को मदद करने वाले देशों को चेतावनी दी है और इजराइल की मदद करने वालों में नाम है अमेरिका का। तो वहीं जो बाइडेन को जान से मारने की धमकी भी इसी बीच मिली। मिडिल ईस्ट से उड़ी आतंक की हवा लगातार बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने अरब और क्षेत्रीय पड़ोसियों को चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर अमेरिका या इजरायली हमलों के लिए अपने क्षेत्र या फिर हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने दिया जाता तो उन्हें जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि इजरायल को फिलहाल पलटवार करने के लिए सोचना पड़ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में तबाही के हालात, जो बाइडेन ने पंगा लेने का नतीजा, इजरायल के बदले का प्लान क्या है, इस सब पर बात करेंगे। साथ ही हाल ही में ईरान पर हुआ साइबर अटैक इजरायल के बदले की शुरुआत है। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान, डिफेंस मामलों के जानकार रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। टीपी त्यागी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है जी सर। ईरान के हमलों का जवाब देगा इजरायल, ये तो साफ है, लेकिन कब देगा? क्योंकि बहुत समय हो गया है। 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था। क्या बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इजरायल, या फिर इजरायल को भी किसी बात का डर है? नहीं, इजराइल जवाब देगा। ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने कंफर्म कर दिया था और ये भी कहा था कि हम अपने हिसाब से जगह चुनेंगे, अपना टाइम होगा और हम जवाब ऐसा देंगे कि ईरान को समझ में ही नहीं आएगा। असलियत में वो अटैक आज प्रारंभ हो चुका है। आज इजराइल ने ईरान के ऊपर साइबर हमले किए हैं और ये इजराइल नहीं कह रहा, ये ईरान खुद कंफर्म कर रहा है कि इजराइल के साइबर अटैक हमारी जुडिशरी पर, हमारे लेजिस्लेचर पर, हमारे एग्जीक्यूटिव पर हुए हैं। इजराइल ने हमारी कुछ खुफिया जानकारी चुरा भी ली है, हमारे न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर, हमारे पोर्ट्स के ऊपर, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर, इन सब के ऊपर इजराइल ने अटैक किया है, साइबर अटैक। हमारी जानकारियां चुराई गई हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनका पासवर्ड भी इजराइल ने चुरा लिया है। अब ये साइबर अटैक का मतलब ये है कि इसके बाद इजराइल ईरान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो जानकारी आ चुकी है जिसके बेसिस के ऊपर उसे अटैक करना है और जिसके लिए वो जाना जाता है। आपको याद होगा पेजर अटैक और वॉकी टॉकी में अटैक, जिनके बारे में दुनिया ने कभी सोचा नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आज तक इस तरह के अटैक नहीं हुए थे जो इजराइल की मोसाद ने, शिन बेट ने, यूनिट नंबर 8200 ने आउट ऑफ बॉक्स सोचकर किए। तो इजराइल अटैक तो अवश्य करेगा, ये मालूम नहीं, हो सकता है कि वो आज रात को ही अटैक हो जाए। अब सवाल ये है कि इजराइल अटैक कहाँ करेगा। अब उसमें ईरान को 3 हिस्से में बांट सकते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और दूसरा उसके जो तेल के कुएं हैं, और तीसरा उसका कमांड स्ट्रक्चर और उसके वेपन डिपो वगैरह। जहां तक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का सवाल है, आप ये समझिए कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि पुराने प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने ये कहा है कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इजराइल टू अटैक द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान, और इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करना ही चाहिए। हालांकि जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है बिडेन, वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक ना किया जाए। इन ये 2 स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। हो सकता है कि इलेक्शन की वजह से दे रहे हो, लेकिन ये तो सच है कि आज नहीं, आज से बहुत पहले से, जब से ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है, तब से ही अमेरिका और इजराइल एक ही बात कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। लिहाजा मुझे लगता है
कि अटैक होगा भी और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे होगा। और इतना ही नहीं, ये जो अटैक, अब साइबर अटैक के बाद जो अटैक होगा, इसका मतलब कि वहां की इलेक्ट्रिकल ग्रिड, वहां की एनर्जी, इन सब चीजों को अगर खत्म कर दिया तो समझिए कि ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। यानी कि इतना भयंकर अटैक होगा, अंधेरे में डूब जाएगा, एक लालटेन युग आ जाएगा ईरान। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा, इजराइल जो कहता है वो कर भी रहा है। उसने जो अटैक किया है लेबनान के अंदर, अब लेबनान में वो केवल साउथ लेबनान में नहीं, नाउ ही हैज गॉन अप टू नॉर्थ लेबनान आल्सो। उसने मना कर दिया है कि आपके जो ये होती हैं गाड़ियां जिसमें मरीजों को लेके जाते हैं, एम्बुलेंसेस, उसमें भी लड़ाके जो निकले थे बचने के लिए, उनको भी मारना शुरू कर दिया है। यानी कि इस किस्म के अटैक उधर भी, और 8 फ्रंट के ऊपर ये देश लड़ रहा है। अब इसमें 50 कमी निकाल सकते हैं लोग, कह सकते हैं कि हाँ हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह के पास रशिया के, ईरान के, और तो और नॉर्थ कोरिया के और चाइना के हथियार भी पाए गए हैं। मान लिया कि ये सब अटैक कर रहे हैं और इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर सच ये है कि इसराइल पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद से लड़ रहा है, पूरी दुनिया के लिए। और हम हिंदुस्तान जी जी सर, बिल्कुल ईरान की तरफ से बार बार युद्ध ना होने की, ना करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन आप ईरान की स्थिति किस तरीके से देखते हैं? क्या ईरान भी युद्ध की साइलेंट तरीके से रणनीति बना रहा है? देखिए, ईरान इस समय डरा हुआ है और लेबनान भी बुरी तरह डरा हुआ है। ईरान के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं और लेबनान के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं, उन दोनों ने गाहे बगाहे ये बात कही है कि हम लेबनान के अंदर जो लिटानी रिवर है, यानी कि साउथ लेबनान के क्षेत्र को खाली करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हिजबुल्लाह ने एक शर्त रखी थी कि मैं अपने इजराइल पर अटैक तब बंद करूंगा जब इजराइल हमास के ऊपर अटैक बंद करेगा, लेकिन उन्होंने उस शर्त को भी वापस ले लिया है। और अगर आप आज के वेस्टर्न कंट्रीज के न्यूज़पेपर्स को पढ़ें तो जानकारी ये मिली है कि ईरान ने एक मैसेज भिजवाया है इजराइल के लिए थ्रू यूरोपियन कंट्रीज की बातचीत की जाए, और ईरान ने सऊदी अरबिया को भी अप्रोच किया है कि कूटनीति से इसका हल निकाला जाए। यानी कि ईरान 1 अक्टूबर का हमला करने के बाद शायद अब पछता रहा है और दबी जुबान में ये कहना चाहता है कि फेस सेविंग के लिए अटैक कर लो, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन पता नहीं इजराइल इस बात के लिए तैयार होगा या नहीं। जैसी तैयारी इजराइल की है और जैसे जख्म इजराइल को दिए गए हैं और जो कंटिन्यूअस समस्या इजराइल के सामने अपने एग्जिस्टेंस की है, मुझे लगता है कि इस लड़ाई में इजराइल ने ये डिसीजन लिया है कि नाउ इट इज नाउ और नेवर। अगर ऐसा डिसीजन ना लिया होता तो गैलेंट यानी कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ये ना कहते कि मिडिल ईस्ट में अब ईरान रहेगा या इजराइल रहेगा। इस किस्म का स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि नाउ दे आर बेंट अपॉन टेकिंग रिवेंज फ्रॉम ईरान। जी सर, बिल्कुल देखना होगा ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा। लेकिन सर, बाकी देशों की बात कर ली जाए, जब भी इस तरीके का युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है हर एक देश का नुकसान होता है, और जो इस युद्ध में सम्मिलित होता है उन देशों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। व्यापार की बात कर ले तो कई देशों का व्यापार भी इन देशों से जुड़ा हुआ होता है, अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है। तो कितना नुकसान इजराइल को होगा इस युद्ध में, कितना नुकसान बाकी देशों को होगा? देखिए, बाकी देशों में पहले ईरान की बात करें ना, ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस पहले से लगा रखे थे, अब और लगा दिए। अब क्या सैंक्शंस लगाए हैं कि ईरान की जो कंपनियां चोरी छुपे तेल को भेजती थी हांगकांग वगैरह में और वहां से एशियन कंट्रीज को भेजती थी, उन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ईरान के ऊपर, ईरान के पास जो रशिया से हथियार आ रहे थे उन हथियारों को बनाने वाली कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और इन प्रतिबंधों के लगाने से
जो ईरान का तेल है वो रुक जाएगा, पर उसका दुनिया पे ज्यादा असर नहीं, केवल चाइना पे असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चाइना उस तेल को लेता है ईरान से। जी। लेकिन इसराइल के ऊपर तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। रेड सी में जो भी शिप वहां से गुजरे हैं, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन इसराइल में हो, या वो इसराइल के हो, या वो इसराइल के लिए सामान ले जा रहे हो, उन सब के ऊपर हुती ने अटैक किए हैं और कई शिप उसमें डूबे भी हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका के शिप डूबे हैं, और तो और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, उसको भी चोट पहुंचाई है हुती ने। यानी कि अगर इन शिप का व्यापार रेड सी से रुकता है तो इनको क्या करना होगा? इन्हें अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूम के जाना होगा, जिसमें कम से कम 5-6 हजार एक्स्ट्रा किलोमीटर और 10-15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, यानी कि माल को दूसरे देशों में पहुंचने में टाइम भी लगेगा और पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। तो पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा, हिंदुस्तान पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का हम अपना जो तेल है वो सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदते हैं। और फिर ऊपर से ईरान की धमकी, ईरान ने धमकी दी है कि अरे अगर अमेरिका और इजराइल को किसी भी खाड़ी के देशों ने अपने यहाँ जगह दी या अपने एयर स्पेस से घुसने दिया तो मेरे तो तेल के कुएं नष्ट हो गई, मैं उन खाड़ी देशों के तेल के कुएं भी नष्ट कर दूंगा। और ऊपर से एक और धमकी दी है कि अगर एक खाड़ी देश ने भी अमेरिका या इजराइल को ऐसा किया तो ये माना जाएगा कि सब खाड़ी देशों ने ऐसा किया है। यानी कि खाड़ी के देश भी डरे हुए हैं। सऊदी अरेबिया जो ईरान का एडवर्सरी है वो भी डर गया है और उसने अनाउंस कर दिया है कि मैं इजराइल या अमेरिका को अपने यहाँ बेस नहीं दूंगा ईरान पर अटैक करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सर, जब भी इस तरीके का युद्ध होता है, जाहिर सी बात है ना कि बल्कि उन देशों पर फर्क पड़ता है, बल्कि पूरी दुनिया पर फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन सर, यहाँ पर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो हिजबुल्लाह के टॉप के कमांडर जो है वो मारे गए हैं इस युद्ध में। तो अब क्या हिजबुल्लाह का अंत समझा जा सकता है कि अगर इसी तरीके से हमले होते रहे तो हिजबुल्लाह का अंत जल्द संभव? हिजबुल्लाह के अंत को जल्द संभव इसलिए नहीं कह रहे हैं, हालांकि उसकी चेन ऑफ कमांड के सारे कमांडर मार दिए गए, उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम भी नष्ट कर दिए गए, वहां पे नुकसान किया गया पेजर डिवाइस से और वॉकी टॉकी डिवाइस से। लेकिन उनके जो डिप्टी कमांडर है जो अभी तक नहीं मरे हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क दोबारा स्थापित कर लिया है। दूसरा, ईरान ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह का एक नया सीक्रेट हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश कर लिया है, शायद वो गोलन हाइट्स में है। और तीसरा, ईरान ने अब सारी प्रॉक्सीज के लिए एक नए कमांडर की नियुक्ति कर दी है और उस नए कमांडर के आने का असर भी दिखा है। उस नए कमांडर ने ये कहा है कि हुती अटैक करता है, हमास अटैक करता है, हिजबुल्लाह अटैक करता है, एक के बाद एक। उसने नीति बदली है कि ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करें और एक साथ अटैक करें, जो आज देखने को भी मिला। इजराइल के हाइफा में जिस समय हुती ने अटैक किया उसी समय हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया, यानी कि रणनीति बदल रही है। और दूसरी बात, हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान में लिटानी रिवर के आगे करीब 80 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़ी बड़ी सुरंगें हैं। वो हमास से ज्यादा बड़ी सुरंगें हैं, क्योंकि उसमें पूरा ट्रक लॉन्ग रेंज वेपन्स को लेकर गुजर सकता है और उसमें शाफ्ट लगे हुए हैं, यानी कि वहां जो लड़ाके हैं उन्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं, उन शाफ्ट से ही मिसाइल को वो लॉन्च कर सकते हैं। और जो लॉन्ग रेंज वेपन्स है, जो शॉर्ट रेंज है वो तो बाहर है, लेकिन जो लॉन्ग रेंज वेपन्स है वो उसमें रखे हुए हैं। बिल्कुल सर, जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उस दौरान हिजबुल्लाह का भी जिक्र हुआ था कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट दागे गए हैं। उस समय पर हमने हिजबुल्लाह की सुरंगें भी देखी थी और देखा था कि वो सुरंगें कितनी गहरी थी और किस तरीके से आने वाले समय में इजराइल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।